नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर संचालन के बारे में सचिव पशुपालन बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ यात्रा में घोड़े का संचालन केवल दिन में ही किया जाएगा और केवल एक ही ट्रिप घोड़े से पूरे दिन में की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान घोड़े को कितना वजन लेकर जाना है, इसके लिए भी हाईकोर्ट में चर्चा हुई है। सचिव ने कहा कि यात्रा मार्ग में लगभग 4 अस्पताल खोले जाएंगे, जिसमें 2 टेम्परेरी अस्पताल और 2 अस्थायी अस्पताल शामिल होंगे। यात्रा में जाने से पहले घोड़े की मेडिकल जांच होगी कि क्या वो स्वस्थ हालत में है या नहीं। अगर अस्वस्थ घोड़ा यात्रा के दौरान संचालक लेकर गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ में एवं अन्य यात्रा मार्ग पर जो घोड़ा संचालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में अजय गौतम जी एवं गौरी मलिक जी ने एक पीएल डाला है। इसके संबंध में तमाम निर्देश अभी हाल में दिए गए हैं, पिछले गुरुवार में दिए गए हैं। उसमें मुख्यतः ये है कि यात्रा का संचालन सिर्फ दिन में ही किया जाएगा और रात को नहीं की जाएगी और घोड़ा सिर्फ एक ही ट्रिप मार सकती है, एक दिन में एक ट्रिप मार सकती है और उसका जो वजन है, जितने वजन ले जाना है उसके बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में काफी अच्छा बहस हुई है। पिटिशनर ने भी माना है कि उत्तराखंड सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया गया है, लेकिन जमीन की वहां पर इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वहां पर कमियां पाई गई है। उसको दूर करने के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी वहां पर वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। साल के पास में हुए वज्रपात ने सीमांत जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक के थराली वाण सड़क मार्ग के बुराकोट गधेरे में 10 मीटर सड़क बहा दी, जिससे जनपद का अंतिम गांव वाणगांव का संपर्क देश दुनिया से कट गया है और वाणगांव अलग अलग पड़ गया। बता दें कि वाणगांव विश्व प्रसिद्ध रूपखंड के निचले हिस्से में बसा हुआ है और इस गांव के बाद पूरा हिमालयी क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। जहां के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली ने बताया है कि बुराकोट गधेरे में सड़क अवरुद्ध होने से वाणगांव की 2500 की जनसंख्या गांव में कैद होकर रह गई है, जिससे गांव में राशन, केरोसिन, गैस, सब्जियों की आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद हो गई थी, जिस कारण ग्रामीण बेहद चिंतित है। अभी बारिश का पूरा 1 महीना बाकी है और ऐसे में आने वाले दिन बेहद मुश्किलों भरे हो सकते हैं। खासतौर पर बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाना बेहद कठिनाइयों भरा हो सकता है और इसीलिए बुराकोट गधेरे में वैकल्पिक पुल और पैदल आवाजाही के लिए रास्ता बनाना बेहद जरूरी है। बादल फटने से गांव के सारे जो हमारे गांव को जोड़ने वाले पुल थे वो सारे टूट गए थे। सिर्फ एक ही पुल बचा है जो पेरी कोरोना को और खर्चा को जोड़ता है। तो इस पुल को बचाने के लिए हम सभी ग्रामीणों ने आपस में सलाह किया कि हम इस पुल को बचाने के लिए सभी आपस में श्रमदान करेंगे ताकि हमारा थोड़ा ये पुल बचे और जो पेरी के लोग वहीं अटक गए उनका उधर का रास्ता भी पूरा टूट चुका है। जो वहाँ गांव और पेरी को जोड़ता था वो पुल भी चले गई है। तो हम इस पुल को बचाने के लिए सभी गांव वाले श्रमदान कर रहे हैं। गाँव के 5 पुल टूट चुके हैं, सिर्फ एक ही पुल बचा है जिसको थोड़े बचाने के प्रयास में हम गाँव वाले हैं और आज इसको बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। बाकी सरकार के हमारे यहाँ जो है परसों बादल फटने से बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। बुराकोट गधेरा जो है 2016 में भी बह गया था, वहाँ पे भी 2016 में भी आपदा आई थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वहाँ पे सरकार ने, हमारी विधायिका मुन्नी देवी जी ने भी कहा था कि यहाँ पे तुरंत पुल बनेगा, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पे जो है वो पुल अभी बना नहीं है और जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी परसों को हुई है, बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। 6 महीने 2016 में लगे थे, इस बार भी शायद 6 महीने ही लगेंगे रोड खुलने में। गांव वाले बहुत परेशान हैं। शासन प्रशासन भी क्या करेगा, क्योंकि कल यहाँ पे हमारे जोठाण जी एसडीएम साहब आए थे और तहसीलदार साहब नेगी जी आए थे, पटवारी जी आए थे, एक्शन साहब आए थे और हमारे रेंजर साहब आए थे, थपलियाल जी, सभी लोग वहाँ पे मुआयना करने आए थे, लेकिन कोई पार नहीं कर पाए। आज भी शायद यहाँ पे सारे विभाग की टीम आ रही है, लेकिन अभी भी रोड खुलने की कोई चांस नहीं है। अभी वाण पहुँचा हूँ और वाण के आधे रास्ते में पहुँचा हूँ। पुलिंग का जो नीम गजरा है, पुलिंग और वाण के बीच जो गजरा पड़ता है, बहुत दयनीय स्थिति होती है। पूरा यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बादल फटा, वाण में जो बुरी स्थिति हुई थी, आप देख सकते हैं बहुत दयनीय स्थिति होती है। यहाँ पर प्रशासन, शासन प्रशासन सब आए थे
लेकिन उस गजरे के कारण यहाँ पे आ नहीं पाए, वार्ड के लिए आ नहीं पाए। और कल उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल हम फिर पुनः से वार्ड के लिए आएंगे किसी भी हालत में। और आप देख सकते हैं ये पूरा टूट चुका है और स्थिति बहुत दयनीय हो सकती है। और देखते हैं कब तक इसका इंतजाम किया जाता है। चमोली जनपद में बीते 19 जुलाई को नमामि गंगे प्लांट में एक बड़ा करंट हादसा हुआ था, जिसमें कुल 16 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें एक पुलिस उप निरीक्षक और 3 होमगार्ड के जवान भी शहीद हुए। होमगार्ड के 3 जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए मृतक आश्रित को 30-30 लाख के चेक वितरण किए गए। मंगलवार को जिला होमगार्ड कमांडेंट ऑफिस गोपेश्वर में केवल खुराना कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स के कुशल मार्गदर्शन और जिला कमांडेंट चमोली एसके साहू के द्वारा शहीद गोपाल सिंह, सोपत लाल और मुकुंदी लाल आदि के मृतक आश्रित मौजूद रहे। हमारे घर में आया, अच्छा मदद किया। हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है। हमारे साहब अच्छे भी है। शहीद हो गई हमारे आदमी, इज्जत बहुत अच्छी हुई। ये हमारे यहाँ पर सैलरी अकाउंट होते हैं, होमगार्ड के जो सैलरी अकाउंट है उसके उस बिहाफ पे देते हैं। अब होमगार्ड को जो सैलरी अकाउंट खुलता है सर, उस पे हम एक्सीडेंटली कुछ भी होता है तो उसको 30 लाख रुपए देते हैं। उसके चाइल्ड के अगर 22 साल से नीचे का बच्चा है उसके चाइल्ड के लिए, बेटी के लिए 4 लाख रुपए और बेटी के लिए 8 लाख रुपए और बेटी के लिए 4 लाख रुपए का हम अनुदान देते हैं सर। 20 तारीख को आकर के उनको श्रद्धांजलि दी गई थी और इसके उपरांत उनके दाह संस्कार में सम्मिलित हुआ। और मैंने जो जितने भी विभागीय देयक थे 2,10,000 रुपया प्रत्येक आश्रित को कल्याण कोष से सहायता दी गई थी। हमारे कमांडेंट जनरल केवल खुराना महोदय द्वारा उनको आदेश थे कि उनके पैतृक गांव जाकर के वहीं पर उनको चेक दिया जाए, तो वो मैंने 21 तारीख को जाकर के वहां पे कल्याण कोष का चेक दिया था। इसके उपरांत हमारे कमांडेंट जनरल महोदय के निर्देशानुसार उनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह मुझे निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण को, जिसमें 30 लाख रुपए निःशुल्क बैंक सैलरी में दे थे, 30 लाख रुपए, इसको साहू तुम तत्काल 10 डेज के अंदर इसको करवा दो। ये PADC का है, जिसके अंतर्गत सर आपको सब हमारे यहाँ पे जो भी पुलिस वाले या होमगार्ड या आपके वन विभाग के जो भी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट हमारे पास होता है, तो इसमें 30 लाख रुपए क्लेम मिलता है, जो कि जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है आपसे। और जो भी हमारे पास, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारे जो डिपार्टमेंट है, अब जैसे पुलिस हो गया, वन विभाग हो गए और ये होमगार्ड्स हो गए, सभी हमारे यहाँ अकाउंट खुलाइए, जिससे कि उन्हें बेनिफिट मिलेगा सर PADC के अंदर। पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर का जो भी होता है इसमें, वो सब इसमें 30 लाख से मिल जाता है सर आप लोग। उन्होंने हमारी एक हर समस्या सुनी है। हमारे घर घर आके उन्होंने ना तो हमें इधर जाने मतलब कहीं जाने का मौका नहीं दिया। सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक के, ना तो हमें बैंक में जाने का उन्होंने कुछ ऐसा वो किया। अपने आप ही उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो कहीं से भी लाए होंगे, उन्होंने अपने स्वयं से जमा किए और हमारी हर तरह की मदद की। जितना उनसे हो सके उन्होंने पूरी मदद की हमारी। जोशीमठ के हेलंग में चल रहे एक क्रशर प्लांट के पास एक मकान भर कर गिर गया, जिसमें 7 मजदूर दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत भी हुई। बाकी 6 मजदूरों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सभी का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र में चल रहा है। तो घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। आपको बता दें, जोशीमठ के पास एक मकान गिर गया और मकान के नीचे करीब 7 लोग दब गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। वहीं अन्य 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी 6 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो जोशीमठ के पास मकान गिरने से बड़ा हादसा, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 6 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से एक मजदूर की मौत हो गई और बाकी घायलों का इलाज जारी है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव में उतरे बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें सीमधामी पहुंचे थे। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। बागेश्वर जो धरती है, इस धरती में अनेकों ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो क्षेत्र का विकास में बहुत काम किया।
मैं कह सकता हूं, उनकी लड़क में, उनके हर समय के उस बोला में कभी विधानसभा में उनको सुनता था, हर समय बागेश्वर क्षेत्र की दूर दराज के क्षेत्र की सड़कें कैसे बन सकती है, वहां की समस्या का समाधान कैसे होता है, इसके लिए लगातार सरकार दवा काम करते थे। पार्टी ने विचार किया, ऐसी परिस्थिति में जो जनालय संबंधी को मिला था वो अपने कार्यकाल की मध्यावधि में हम सबको छोड़कर चले गए। ऐसे में निर्णय हुआ कि चंदन जी की पार्वती इस क्षेत्र के विकास के लिए वो सारा कार्य करेगी जो सबके चंद्रराम बाबू देखी। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ना चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी का हृदय से आभारी हूं। आपने जब मुझसे बात की और आपने कहा कि अध्यक्ष जी मैं चाहता हूं कि विकास की धारा रुकनी नहीं चाहिए और उनकी पत्नी को राम प्रत्याशी बनाते हैं, तो दोस्त ने जनता का चंदन जी के पिता वही पार्वती के साथ रहने वाला है और इसी विश्वास के साथ आप सबके आशीर्वाद के लिए बहन पार्वती पर बैठेंगी। आज हम सबको मैं इस बात को इसलिए भी कहता हूं कि सामने विरोधी दल है, विरोधी दल के पास प्रत्याशी नहीं थे। मैं उनके वरिष्ठ नेता रणजीत दास जी का आभार व्यक्त करता हूं। रणजीत दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रणजीत दास जी ने कहा कार्यकर्ता को छलने का काम कांग्रेस के अंदर होता है। आगे 3 दिन पहले आप पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम देते हैं, कौन नाम देते हैं? जब दूसरे दल का सदस्य जो उनकी पार्टी का सदस्य नहीं है उसका नाम भेजकर आपको आकर्षित करना चाह रहे थे। ये कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं की अवहेलना है। और मैं कहना चाहता हूं बड़ी संख्या में कांग्रेस के युवा के अध्यक्ष, अनेकों ग्राम प्रधान, जेल प्रमुख, ऐसे अनेकों नेता की शुरुआत की है। मित्रों आप देखते जाइए, एक कार्यकर्ता जो विकास का द्योतक है, जो विकास को चाहता है, ऐसा हर दल का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी साथ आएगा और चंदन जी की पार्वती इस विधानसभा से प्रचंड मतों से विजयी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब यहाँ पहुंच गए, मैं आपका आभार करता हूँ, अपने श्री मंडल में जुड़ा आभार करता हूँ। मंच पर उपस्थित इस पूरे जनपद के बड़े मूर्धन्य नेता बैठे हैं, मैं सबका नाम लेने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जन समस्या के समाधान के लिए आपको जाना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ता भेजेंगे, आप सबके सहयोग से ये चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और सबकी जमानत जब्त होगी। इस विश्वास का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। और इसी तरह मैं आप सब से अपने लिए अपना आशीर्वाद मांगने के लिए, इस दुख की घड़ी में आप सब लोग जिनके साथ खड़े होने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने इस विधानसभा के प्रत्याशी बहन श्रीमती पार्वती दास जी से कि वो सब हमारे दूर दराज के आए कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद मांगेंगे बहन श्रीमती पार्वती दास जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, सम्मानित मंच और इस जनसभा में मेरे परिवार पर आए इस दुख की घड़ी में अपना आशीर्वाद और समर्थन और सहयोग करने आए बागेश्वर विधानसभा के आप अपना आशीर्वाद इस दुख की घड़ी में आप अपना आशीर्वाद और समर्थन व सहयोग करने आए बागेश्वर विधानसभा की माताओं, बुजुर्गों, भाइयों एवं बहनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ
आपको नमन करती हूँ। आप सब लोग जानते हैं मेरे पति मैं और मेरा परिवार हमेशा आप लोगों के साथ लोगों का आभारी रहेगा, आप लोगों का आभारी रहेगा। स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी अमर रहे। स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी अमर रहे। निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में जिस तरह से पूरे लोग आप हमारी बहन श्रीमती पार्वती दास जी के साथ खड़े हैं, हेलो, कहीं न कहीं भगवान बागनाथ की कृपा से उनके परिवार को इस दुख जो उन पर रहा उसको सहने की शक्ति भगवान बागनाथ दे, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हुए मैं मंच पर अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन हमारे जनपद को लगातार मिलता रहता है और जिनके स्नेह प्यार हमेशा हमारे जनपद वासियों को मिलता रहता है, आदरणीय पुष्कर धामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको आशीर्वाद स्वरूप हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, जोरदार नारे लगाएंगे। माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बागेश्वर उपचुनाव के इस सभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे इस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, कैबिनेट मंत्री और इस जनपद के प्रभारी मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, और आज जिनके नामांकन में हम सब लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। अभी हमारे महेंद्र भट्ट जी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, पार्वती श्रीमती पार्वती दास जी, और जिनको स्वर्गीय चंदन रामदास जी की जो इस क्षेत्र की तमाम योजनाएं, तमाम उनकी आकांक्षाएं, तमाम किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई इंद्रजीत सिंह खरसवाण जी,
प्रदेश महामंत्री भाई राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे इस चुनाव के संयोजक भाई सचिन बिष्ट जी, श्री वीरेंद्र बल्दिया जी, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बसंती देव जी, कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, श्री कुन्नत सिंह परिहार जी, पुष्कर काला जी, और अभी अभी जिन्होंने अपने सभी साथियों के साथ देहरादून में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी नेतृत्व के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। पहले जो यहां के प्रत्याशी रहे हैं भाई श्री रंजीत दास जी, इनका भी पार्टी में बहुत स्वागत है। आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हमारे गंगोलीहाट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय फकीरराम जी, नैनीताल क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन सरिता आर्य जी, हमारे रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद मेहनवाल जी, मीना गंगोला जी, श्री सुबोध शाह जी, शेर सिंह गढ़िया जी, हमारे पूर्व विधायक हेमा बिस्ट्री जी, ब्लॉक प्रमुख। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।